आइए सी टेट का आज हम लोग 6 नंबर सेट को एनालिसिस करते हैं। ये अंग्रेजी का डिस्कशन आज हम लोग का 6 नंबर सेट नंबर 6 होगा। 5 तक हम लोगों ने कर लिया है और समझ लिया है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ करके भरपूर मदद उठाते होंगे। तो चलिए हम समझते हैं आज 6 नंबर सेट को। जैसा कि आपके सामने है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ को आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के आप आंसर कर पाएंगे। करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई व्हाई वन शुड गेट वैक्सीनेटेड। यहाँ पे जस्टिफाइड करना है, 2 कथन और कारण दिए गए हैं, इसको समझ करके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैसेज दिया गया है, तो आप यहाँ पे पैसेज जो दिया है उस पैसेज के अकॉर्डिंग कथन और कारण कौन सही है ये बताना है। पहला दिया है कि रिकमेंडेशन गिव बिलो इन पैराग्राफ 1 आर नॉट फॉलोड एनी मोर बाय द पीपुल अक्रॉस द ग्लोब। यानी कह रहा है कि पैराग्राफ जो 1 का जो रिकमेंडेशन है वो फॉलो नहीं करता है एनी कोई पीपुल का अक्रॉस ग्लोब, जो है ग्लोब के चीज़ों को एनी मोर बाय द पीपुल अक्रॉस द ग्लोब को फॉलो नहीं करता, ऐसा बोला गया है। तो ये बात क्या पैराग्राफ 1 में ऐसा लिखा गया है? तो अगर लिखा गया तो यस होगा, सही कथन है ये, ठीक है। और उसके बाद है देयर इज स्टिल चेंज दैट वैक्सीनेटेड पीपुल कैन बिकम इनफेक्टेड दैट इनफेक्ट अदर पीपुल। मतलब जिसको वैक्सीन मिल गया है वो इनफेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। मतलब बिकॉम इनफेक्टेड एंड इनफैक्ट अदर पीपुल, जो दूसरों पीपुल जिसको नहीं मिला है उससे उसके अपेक्षा। तो बोला है कि दोनों सही है, तो दोनों के दोनों पहला में सही है, तो ये ही आंसर है। दोनों बात यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं। पैराग्राफ आप पढ़ के देखेंगे तो दोनों बात ऐसा लिखा गया है 1 में, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट दूसरा को। दूसरा नंबर 122 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा है आपसे? सिमिलर मीनिंग। तो ये तो शुरू से आप समझते आ रहे हैं। किसका पूछा है? प्रिडिक्ट का। प्रिडिक्ट करने का मतलब अनुमान लगाना होता है, ठीक है, या उजागर करना भी होता है। प्रिडिक्ट करने का मतलब है अनुमान लगा के आप उजागर कर दीजिए तो उसको हम प्रिडिक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिवील सही हो जाएगा, क्योंकि उजागर करना का हो जाएगा रिवील, लेकिन नहीं, रिवील नहीं होगा। ज़्यादातर अनुमान लगा के कर रहे हैं तो अनुमान लगाने के हिसाब से फोरकास्ट हो जाएगा। फोरकास्ट का भी मतलब होता है अनुमान। जैसे कहा जाता है कि आप अनुमान लगाइए, तो प्रिडिक्ट कीजिए, तो प्रिडिक्ट कर करके बताइए, तो वो अनुमान लगाने का मतलब फोरकास्ट करके बताइए, मतलब अनुमान लगा के ही बताइए। जैसे मौसम का प्रिडिक्ट किया जाता है कि मौसम आज साफ रहेगा या ऐसा, तो ये प्रिडिक्शन है, इसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं। आगे समझ में? तो इस तरह से आपने प्रायिकता भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे प्रिडिक्शन होता होगा, तो ये फोरकास्ट हो जाएगा, उसी का राइट आंसर होता है फोरकास्ट। आगे समझ, आइए समझते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा है। बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उसके साथ कौन जो है ना मिल जाएगा, ये चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पे बोला है कि व्हेन मोर पीपुल आर वैक्सीनेटेड, तो ये लाइन जहाँ पे लिखा गया होगा उसके हिसाब से आपको मिलाना था। पीपुल कैन गेदर इन स्मॉल नंबर्स। जहाँ पे वैक्सीन दिया जाता है वहाँ पे ज़्यादा मतलब कम ही लोग हैं जो गेदर होते हैं, क्योंकि लोग वैक्सीन से क्या रहे हैं, डर रहे हैं। तो डर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ बोला है पीपुल कैन गेदर इन स्मॉल नंबर्स, मतलब कम लोगों में गेदर होते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे समझ में, आप एक बार पढ़ेंगे पैसेज तो पता चल जाए। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट में बोला है विच पैराग्राफ लिस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। मतलब कौन पैराग्राफ है जो रिकमेंडेड किया है डिजीज कंट्रोल का। डिजीज का कौन सा पैराग्राफ है? तो पैराग्राफ नंबर आपका है 1 ही डिजीज कंट्रोल का रिकमेंडेशन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हाँ,
तो ओनली पारा 1 है, और ऐसा लिखा भी है आपका पहले प्रश्न में लिखा था पारा 1 में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस इन द पैसेज, मतलब कौन सपोर्टेड नहीं करता है, एविडेंस मतलब जो गवाह हैं इस पैसेज में, गवाहों के द्वारा क्या चीज़ सपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, तो गवाहों के द्वारा इसमें सपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो है देयर विल बी नो नीड टू वियर मास्क, ठीक है, देयर विल बी नो नीड टू वियर मास्क एंड द प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंस व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पीपुल हैव रिसीव्ड एट लीस्ट वन जेब, यानी कहने का मतलब है इसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि किसको एविडेंस के जरिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो यही चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बोला है नीड नहीं है मास्क का, ऐसा सपोर्ट किसी के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि इसको तो अनसपोर्ट लोग करेंगे ना, मास्क की ज़रूरत है, ऐसा सपोर्ट तो करेगा, मास्क की ज़रूरत है। यहाँ बोला है नो नीड, नहीं नीड है, ये सपोर्ट किया गया है कि नीड है मास्क की। तो इस तरह से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ निगेटिव लिख करके इसको गलती कर दिया। आगे देखिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर, मतलब कौन से पार्ट में गलती है ये बोला गया है। तो पार्ट नंबर जो है आपका यहाँ पे लिखा है इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ही विल, तो यहाँ पे दूसरे पार्ट में गलत है। अब दूसरे पार्ट में क्या गलत है, यानी कहने का मतलब है जब इफ से शुरू होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इफ से शुरू होने वाले सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग, ठीक है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इफ से शुरू है लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया है क्या? मतलब इंडेफिनिट का प्रयोग होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ध्यान रखेंगे तो ये तो इंडेफिनिट में भी गलती नज़र आ रहा है, क्योंकि ही के साथ वर्क्स लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, एस लगना, V5 लगना चाहिए, लेकिन वर्क दे करके यहाँ गलती किया है, इसीलिए दूसरा पार्ट में गलती है। आगे समझ में, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, तो वर्क्स सिंगुलर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा, दूसरा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। आगे समझ में, आइए समझते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है फुल्ली, ये चीज़ बोला गया। हाँ, बोल्ड वर्ड फुल्ली वैक्सीनेटेड लिखा हुआ है, किसकी विशेषता वाला, वैक्सीनेटेड की विशेषता। वैक्सीनेटेड की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहेंगे हम, एडवर्ब न कहेंगे, वैक्सीनेटेड वर्ब है, नाउन थोड़ी है, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव कहते हैं, तो वर्ब की विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आगे समझ में, आइए समझते हैं नेक्स्ट। बोला है सूटेबल सिनोनिम को पिक करना है, किसका, सीजेबल का। सीजेबल का सिनोनिम कौन है, यहाँ बोला सीजेबल का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़ा। तो आप देख लीजिए कि कौन हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल हो जाएगा, होपिंग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, या आपको हो जाएगा सब्सटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सटेंशियल ही होगा, सबसे ज़्यादा पर्याप्त होगा तो उसको हम सब्सटेंशियल कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होना सब्सटेंशियल कहलाता है। तो इस तरह से आपका सीजेबल का सब्सटेंशियल सी आंसर सही हो जाएगा। आइए समझते हैं 29 नंबर। इतना लंबा लंबा पैराग्राफ होता है। दूसरे पैसेज के अनुसार बोला है कि फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, एरर को ढूंढना है आपको। आई नो ही विल स्ट्रेंथवे रिजेक्ट माई प्रपोजल,
तो इसमें हम आपको बताए थे कि जब कंजंक्शन से जुड़ा होता है यानी आई नो दैट का प्रयोग होता है। याद रखिए, आई नो दैट। कभी भी लगता है कि मुझे पता है कि ऐसा होगा, मुझे पता है कि वैसा होगा, ऐसे के लिए दैट शब्द का यूज होता है। आई नो दैट, आई नो दैट। तो हम किस में गलती माने, ए में गलती मान ले या बी में गलती मान ले? हाँ, तो याद रखिएगा कि आई नो यहाँ तक तो सही है, तो ए को गलती नहीं मान सकते, तो बी वाला गलती हो जाएगा, क्योंकि दैट का प्रयोग आना चाहिए बी में, लेकिन नहीं आया, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे ना समझ में? जब ए पार्ट सही है तो सही है, बी में होना चाहिए, बी के बीच में नहीं होना चाहिए, तो बी वाला गलत हो गया। आइए समझ। नेक्स्ट को समझिए। अपोजिट मीनिंग पूछा है आपसे, भली भांति आप लोगों को पता है कि अपोजिट किसका पूछा है। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, मना करना। तो इसका मतलब होता है, मना करने का उल्टा क्या हो सकता है? अप्रूव करना, प्रोहिबिट करना, इंटरडिक्ट करना या परमिट करना। अनुमति दे देना, परमिटे करना होना चाहिए। आगे समझ। मतलब अनुमति, मना कर देने का मतलब अनुमति ना देना, और परमिट करना है अनुमति दे देना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। प्रोहिबिट का मतलब भी मनाही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार लेना, और इंटरडिक्ट का मतलब होता है डिफरेंस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर प्रश्न आपसे नॉट ट्रू बोला है कि कौन सा ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको ध्यान रखना है कि ट्रू जो है आपका सी में ट्रू नहीं है। वी हैव द लिबर्टी टू सिंग एंड डांस एट ए पब्लिक प्लेस। वी हैव द लिबर्टी, हमें क्या है, आज़ादी है सिंग करने के और नाचने के, मतलब गाने और नाचने की आज़ादी है पब्लिक प्लेस पर। तो ऐसा पैसेज में क्या किया गया, अगर किया गया होगा तो सत्य होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू है, तो सी ए आंसर सही है, क्योंकि आपको ये नॉट ट्रू नहीं है। आगे समझ में। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय वी हैव ए होल किंगडम? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बोला है कि सबसे बढ़िया आंसर को आपको चुनना है ऑथर के हिसाब से। क्या मतलब है वी हैव होल किंगडम का मतलब क्या है? ठीक है, वी हैव होल किंगडम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पैसेज एरिया ऑफ इंडिपेंडेंस पर्सनल चॉइस। मतलब अपने चॉइस का एरिया को हम वी हैव होल किंगडम कहेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ इंडिपेंडेंस पर्सनल चॉइस, अगर इंडिपेंडेंस पर्सनल चॉइस हो तो उसको हम होल किंगडम कहेंगे। मतलब हमारा जहाँ तक आज़ादी है वही मेरा पूरा दुनिया है, वही मेरी पूरी दुनिया है, ऐसा लेखक का कहना है। ठीक है, पैसेज में ऐसा बोला गया कि वी हैव होल किंगडम का मतलब क्या है कि जहाँ तक मैं आज़ाद हूँ वहाँ तक मेरा किंगडम, मेरा राज्य है, ये चीज़ बोला गया। आगे समझिए, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट को समझिए। बोला है क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है, तो क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब भी सिमिलर मीनिंग होता है। कॉन्शियस मतलब बेचैनी या बेहोशी होता है, कॉन्शियस का मतलब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या बेचैनी हो जाएगा तो वहाँ सेंसिटिव होना चाहिए, या अवेयर होना चाहिए, या कॉशस होना चाहिए, या कर्पलस होना चाहिए। कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अवेयर। अवेयर क्यों होगा? क्योंकि कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप बेचैन हो, मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है तभी बेचैन होता है। आदमी बेचैन कब होता है? जब कोई जानकारी का अभाव होता है, या किसी भी प्रकार का मतलब नहीं, मतलब उधेर बुन में होते हैं, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आप में लगता है कि क्या करें या ना करें। अगर हम पहले से जागरूक हैं, पहले से पता है हर चीज़, तो हम टेंशन में नहीं होते। तो उसका अपोजिट मीनिंग अवेयर हो जाएगा। सॉरी, सिमिलर मीनिंग ने पूछा है, अवेयर। कॉन्शियस, कॉशस होना चाहिए। कॉन्शियस, ये हमको लग रहा है कि कॉन्शियस वो मीनिंग नहीं है, कॉशस होना चाहिए। कॉशस का मतलब जागरूक होता है, तो अवेयर ही होगा। ठीक है, यहाँ कॉन्शियस दे रखा है, बेहोशी वाला बात नहीं है। कॉन्शियस, कॉशस होना चाहिए, तो कॉशस होगा तब अवेयर होगा। ठीक है, ये कॉशस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कॉन्शियस होना, कॉन्शियस CO हाँ,
कॉटियस कहाँ है? ऑप्शन में सर अच्छा कॉटियस। यहाँ अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या यूज किया गया है, यहाँ पे ऑबियर दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिए एक बार देख लीजिएगा, ठीक है इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। सोशल कंडक्ट के बारे में पूछा है कि इस्टेब्लिश फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, पिक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द आंसर द क्वेश्चन। मतलब वाट इस्टेब्लिश्ड, क्या एब्लिस्ट करता है सोशल कंडक्ट को, ये चीज़ बोला गया। तो जो एब्जर्व करता है वो आपको ध्यान रखना है, वो हो जाएगा आपका रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट एंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। मतलब हमारी जिम्मेवारी जो है ना कंडक्ट करता है सोशल कंडक्ट को, सही और गलत के लिए जो हमारी जिम्मेवारी है वही सोशल कंडक्ट बनाता है, ये चीज़ बोला अकॉर्डिंग टू पैसेज। यही है रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट एंड फीलिंग ऑफ द अदर्स। दूसरों के प्रति मतलब सही भावना ही सोशल कंडक्ट को एस्टेब्लिश करता है, ये चीज़ बोला गया अकॉर्डिंग टू पैसेज। डी हो जाएगा इसका आंसर। बोला है रिस्पेक्ट, पिक द बेस्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। अ ट्रूली सिविलाइज्ड पर्सन विल रिस्पेक्ट एंड बी कंसिडरेट वाइल इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। जो एक सच्चा आदमी होता है वो सिविलाइज होता है, सिविलाइज पर्सन होता है, यही रिस्पेक्ट बना हुआ है एंड कंसिडरेट, ऐसा लोग समझा जाता है, वाइल इंटरेक्टिंग विथ द अदर्स, जब वे एक दूसरे से क्या मतलब किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ये चीज़ बोला गया है। तो वे इंटरेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, इवन इन ए स्मॉल मैटर ऑफ कंडक्ट, इवन इन ए स्मॉल मैटर ऑफ कंडक्ट रूप में अगर वो मतलब हर व्यक्ति से अगर कंडक्ट करेंगे, हर व्यक्ति से इंटरेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो एक ट्रूली सिविलाइज्ड व्यक्ति माने जाएंगे। आगे समझ में। एक्सप्लानेटरी इंफॉर्मेशन डिस्कोर्स इज, एक्सप्लानेटरी इंफॉर्मेशन डिस्कोर्स को हम क्या कहते हैं? तो इससे हम कहते हैं एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन कहते हैं, याद कर लेंगे। एक्सप्लानेटरी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सपोजिशन के नाम से जानते हैं, इस डिस्कोर्स को हम एक्सपोजिशन के नाम से जानते हैं। डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट, लिखने की जो एबिलिटी होता है, ठीक है, और एसोसिएट जुड़ने की एबिलिटी होता है विथ इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज सिंबल ऑफ, किसका सिंबल माना जाता है? क्या? तो लिखने का डिस्ग्राफिया होता है। राइट एसोसिएट विथ इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग, तो क्या होगा? डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया सही है, इसका राइट आंसर ए होगा। 38 का बताइए। टीचर हैज़ गिवन ए स्पिरिट ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस टू स्टूडेंट। मतलब टीचर जो है क्या करते हैं, देते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस को। दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विथ द करेक्ट हाफ, और दोनों को ज्वाइन करते हैं करेक्ट हाफ में। व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर, ये किस तरह का उद्देश्य है टीचर में कंडक्ट सच एक्टिविटी इन क्लास, मतलब क्लास में किस तरह की एक्टिविटी को दिखा रहे हैं टीचर। तो ऐसे एक्टिविटी को हम टू फोकस ऑन करेक्ट सिंटैक्स इन्फॉर्मेशन, मतलब हम सिंटैक्स इन्फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे, इस तरह की एक्टिविटी जब पूछे जाएंगे तो ये हम सिंटैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। ए टीचर आस्क ए स्टूडेंट टू लिसन टू ए रिकॉर्डिंग टू गेट द ओवरऑल मीनिंग। टीचर जो है ना पूछते हैं, आस्क ए स्टूडेंट टू लिसन टू रिकॉर्डिंग के सुनने के लिए, और टू गेट द ओवरऑल मीनिंग, और सबका ओवरऑल मीनिंग बताने के लिए, ऑफ द पैसेज इज नन एज। ऐसे को हम क्या कहेंगे, इसको किस रूप में हम जानेंगे? तो इसको हम जानेंगे ए गिस्ट लिसनिंग टास्क, गिस्ट लिसनिंग टास्क कहेंगे इसको हम, गिस्ट लिसनिंग टास्क के नाम से जानते हैं। इस बातों को ध्यान रखें। 40 में बोला है कि एन एक्टिविटी दैट
इनवॉयलेंस लिसनिंग टू बी टेकिंग नोट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड। मतलब ऐसा एक्टिविटी इन्वॉल्व किया जाए जो जिसमें लिसनिंग टू टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को सुना जाए, टेकिंग नोट बनाया जाए और रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट, फिर से नोट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम डिक्टोगोल्स कहते हैं। डिक्टोगोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टोगोल्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। हाँ, डिक्टोगोल्स के नाम से जानते हैं। डिक्टोगोल्स क्या होता है, ध्यान रखेंगे। ह्यूमन बीइंग आर बोर्न विथ द कैपेबिलिटी एक्वायर लैंग्वेज, मतलब आदमी जो है ना एक लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज लेकर के कैपेसिटी, लैंग्वेज का कैपेसिटी लेके जन्मते हैं। दैट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है चॉम्स्की का। किसका है? व्यक्ति जो है एक लैंग्वेज का, मतलब एक लैंग्वेज का कैपेसिटी लेके ही जन्म लेते हैं, तो उसको हम चॉम्स्की का सिद्धांत, मतलब चॉम्स्की के वाक्य के ये रूप में जानते हैं। हाँ, चॉम्स्की का सिद्धांत या चॉम्स्की का स्टेटमेंट कह सकते हैं। नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक। सोशियो लिंग्विस्टिक में कौन कंसिडर्ड नहीं होगा, ऐसा बोला गया। तो सोशियो लिंग्विस्टिक में आपको द स्टडी ऑफ द साउंड स्पोकन लैंग्वेज, स्टडी ऑफ साउंड स्पोकन लैंग्वेज जो है ना, इसमें सोशियो लैंग्विस्ट में कंसिडर्ड नहीं होता है। सी वाला, द स्टडी ऑफ द साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज, हाँ, वो आपको सोशियो लैंग्विस्ट में शामिल नहीं होते हैं। आगे समझ में? तो ये ध्यान कर लेंगे कि सोशियो लैंग्विस्ट में कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं सब शामिल होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर शामिल होता है, इन्फ्लुएंस लैंग्वेज चेंज, इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज चेंज भी शामिल होते हैं। द जनरल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डायलेक्ट वाइल सोसाइटी, तो ये डायलेक्ट सोसाइटी भी शामिल होते हैं। मतलब सारा चीज़ शामिल होते हैं, जो शामिल होते हैं आपको लिख लेना चाहिए नोट में, ताकि जो नहीं शामिल हो ये आपको ध्यान रहेगा। ज़रूरी नहीं कि यही दिया है, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, इसीलिए ध्यान रखें जो शामिल होता है सबको लिख लेना। अब कथन और कारण दिए गए हैं, देख लीजिए। ड्यू टू लैंग्वेज एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब लैंग्वेज का कल्चरल डाइवर्सिटी, दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। पहला रीजन पढ़ा गया, कथन नहीं पढ़ा है। कथन देखते हैं। कथन यहाँ दिया है, ऑल द चिल्ड्रेन हु इंटर स्कूल आर हाईली कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स। तो यूजर्स दिया हुआ है, मतलब जितने बच्चे हैं जब स्कूल में इंटर करते हैं तो हाईली कॉम्पिटेंट लैंग्वेज होता है उनसे। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सही है, ठीक है। ए सही है और बी भी सही है। ड्यू टू लैंग्वेज एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज, अपनी एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब अनेबल हो जाते हैं, नहीं करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये भी बात सही है, दोनों के दोनों सही है। अब लेकिन जो है यहाँ पे ऊपर स्कूल की बात किया है और नीचे कल्चर की बात किया है, तो इसीलिए दोनों का चीज़ मिलता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, नहीं तो ए आंसर हो जाता, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है। 44 में देखिए मिलान करना है, तो आप इसको मिला लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 44 का बी आंसर होगा, अर्थात बी का मतलब होगा ए का फोकसिंग एक्यूरेसी में ही फीलिंग इन इमेजिनेशन जो है ना, फोकसिंग एक्यूरेसी से मिलेगा। क्या? फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी और फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी, तो दुद्दू को में दिया है, एक वाला में मिलेगा, दोनों में मिलना चाहिए। अलग होगा सबका सेंटेंस अलग। छोटी तुम्हारा फोन आ रहा है, दुकान पे। हाँ, इंतजार कर।
चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है एप्रोप्रिएट एक्टिविटी बोला है, टीचिंग लैंग्वेज की स्किल का एप्रोप्रिएट एक्टिविटी कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास। ड्रामा प्ले से अगर करता है तो एप्रोप्रिएट टीचिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए 46 को समझते हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग? मतलब क्रिएटिव राइटिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नॉन फॉर्मल राइटिंग को हम बेस्ट क्रिएटिव राइटिंग कहेंगे, नॉन फॉर्मल राइटिंग को। आगे 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कौन 8वें अनुसूची में शामिल है ऐसा बोला है? ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, संथाली आपको पता है, तो बोडो हो जाएगा। राजस्थानी नहीं है, नेपाल, नागपुरी नहीं है, अवधी नहीं है। हाँ, कौन सा लैंग्वेज रिकमेंड कर रहा है NCF 2050? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का मदर टंग हो जाएगा, तो पता ही था। और 49 में द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर। सबसे टीचिंग ग्रामर का मोस्ट यूजफुल मेथड कौन सा है? तो ये मेथड सबसे मोस्ट इंडक्टिव मेथड होता है। नहीं, डायरेक्ट मेथड नहीं होता, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को सबसे मोस्ट मेथड माना जाता है। हालांकि डायरेक्ट मेथड भी ग्रामर सीखने का है, ठीक है, लेक्चर मेथड भी है, लेकिन सबसे अगर मोस्ट मेथड है तो इंडक्टिव मेथड। आगे देखिए, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट मीन। ग्रामर का कॉन्टेक्स्ट मीन क्या होता है? मेन मीनिंग क्या है ग्रामर का? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फ्रॉम, मतलब हाँ, मूव करना, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। इसी तरीके से मिला करके समझते रहिए और अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए।